अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। आज हम बात करेंगे भत्ताखोरी के हवाले से। ये एक ऐसा जुर्म है जो ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर करता है बल्कि हमारी माशरती ज़िंदगी की बुनियादों को खोखला करता है। भत्ताखोरी यानी एक्सटॉर्शन वो जुर्म है जिसमें किसी भी शख्स या इदारे से ज़बरदस्ती पैसे या माल बटोरा जाता है। ये धमकी भी हो सकती है, जोर ज़बरदस्ती भी, और कभी किसी की कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना भी। ये एक ऐसा जुर्म है जो इंसानी हुकूक की ना सिर्फ खिलाफ वर्जी करता है बल्कि मुतासरा फ़र्द को खौफ व हिरास में भी मुब्तला कर देता है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कराची वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि अब आपके आसपास ऐसे जुराइम पेशा नासिर भी हैं जिनकी नजरें आपके माल और कारोबार पर हैं और ये शिकारी की तरह अपने शिकार पर ताक लगाए हुए हैं ताकि मौका मिले और ये किसी भी तरीके से डरा धमका कर मासूम लोगों से भत्ता वसूल कर सकें। मुझे थ्रेट किया कि 15 लाख रुपए तैयार रखो, या तो पैसे दो या फिर अंजाम के लिए तैयार रहो। तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारी दुकान यहाँ है, तुम्हारी भाई की दुकान यहाँ है, पॉसिबल नहीं है कि हम अपने बच्चों के पेट काट के किसी को पैसे दें। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस कराची ने कार्रवाई करते हुए एक खतरनाक भत्ताखोर गैंग को गिरफ्तार किया, जिसके 5 कारिंदों में खातून मुलजिमा भी शामिल थी जो भत्ते की रकम वसूल करने जाती थी। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने कई अहम इंकिशाफात किए और इस केस में अहम पेशरफ्त सामने आई कि किस तरह से ये शातिर मुलजिमान अपने टारगेट को निशाना बनाते थे। मुलजिमान का निशाना बनने वाले अफराद धमकियों की वजह से पुलिस के पास जाते हुए डरते हैं और यही चीज मुलजिमान की ताकत है। भाई एफआईआर कटाओ, लेकिन वो यही डरते हैं कि हमारे वालिदैन ने मना किया है, भाइयों ने मना किया है कि यार तुम फंस जाओगे, फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा। लेकिन आराम और सुकून के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। शहरियों को बगैर डरे अपनी रिपोर्ट मुतालिका थानों में दर्ज करवाना ही उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और यही सबसे बड़ी आगाही है। सच का सफर में आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने खतरनाक भत्ताखोरी गैंग के 5 अहम कारिंदों को गिरफ्तार किया। ये लोग अपने मुतासरीन को फोन करके धमकियां देते थे कि अगर उन्होंने भत्ता ना दिया तो उनके अजीजों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। उनकी खास हिकमत अमली ये थी कि वो मुतासरीन के घरों के करीब पहुंचकर धमकी आमेज पर्चियां छोड़ते थे। गिरफ्तार मुलजमान ने गिरफ्तारी के बाद भत्ताखोरी और स्ट्रीट क्राइम की कई वारदातों का एतराफ़ किया। कौन कौन लोग इनका शिकार हुए और ये किस तरह से पुलिस की गिरफ्त में आए, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम इकबाल मार्केट थाने में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनको भत्ते की पर्चियाँ मौसूल होती थी, क्या तरीक़ेकार होता था, किस तरह से होती थी, कैसे धमकाया जाता था, तमाम चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद अंजार अहमद। मुझे ये बताएं क्या कारोबार करते हैं आप? मेरा ब्राइडल ड्रेसेस का कारखाना है। एक्चुअल ताई कोट पे जैसे बुटीक्स वगैरह हैं, वहाँ से हम ऑर्डर प्लेस होता है, फिर हम यहाँ पे काम करते हैं। सही है। क्या हुआ था? हफ्ते के दिन मतलब शाम के टाइम पे कॉल आई अननोन नंबर से, तो उस पर उसने अपना फर्जी नाम बता के मुझे थ्रेट किया कि भाई तूने बहुत पैसे कमाए हैं, तो भाई जो है ना आप 15 लाख रुपए तैयार रखो, या तो पैसे दो या फिर अंजाम के लिए तैयार रहो। 2 दिन 4 5 6 दिन तक के परेशान रहे, फिर यहाँ पर दरख्वास्त वगैरह लगाई, पुलिस सारी चीज़ों को। उसने ये आपको बोला कि पुलिस के पास मत जाना? हाँ, वो घर पर आके थ्रेट करके गए कि मतलब अगर कुछ भी आगे पीछे किया तो फिर ये पहले फ़ोन कॉल किया आपको? अच्छा, धमकाया क्या कि क्या करेंगे? बोले कि तुम्हारे बच्चे जिस स्कूल जाते हैं वो भी पता है, तुम्हारे घर का भी पता है और प्लस आपके कारखाने का तो ऑलरेडी पता है। आपने सबसे पहले इस पूरे वाक़े का जिक्र किससे किया? मैंने सबसे पहले अपने दोस्त अहबाब जो हैं उनमें से मैंने जिक्र। आप घबरा गए? आपको लगा किसी ने शरारत की है या ये वाकई? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअली ये चल रहा आज से नहीं, तकरीबन 2 महीने से यहाँ पर ये मामला चल रहे थे। सही, आपको पता चलता था आपके किसी और जानने वाले को इस तरह कॉल आई है? बिल्कुल, हाँ। पूरा रईस अमरोई जो मतलब मार्केट है इसके अंदर में मतलब एक पैनिक फैली हुई थी। इस तरह का मामला था कि मतलब आपको बयान नहीं कर सकता लोग किस कदर तकलीफ़ के अंदर में थे। इवन के मतलब एक मेडिकल स्टोर वाले उनके भाई को
बिल्कुल मतलब बाज़ाब्ता उनको नोट करके उनके घर पे जाके गोली मारकर आए। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भुगतान नहीं दिया। ये सिर्फ इन्होंने इसलिए किया कि सबसे पहला जो डर अटैम्प्ट बैठे। किया ताकि इतनी खौफ और हरास लोगों में आ जाए कि बंदा कुछ आगे पीछे सोच ना सके। घर पे क्या कोई किस तरह से पर्ची वो छोड़ी? नहीं, पर्ची नहीं छोड़े। वो घर पर मेरी वाइफ खड़ी हुई थी गेट पे, बच्चों को ट्यूशन छोड़कर वापस आ रही थी और मैं उस टाइम में मतलब यहाँ थाने के ऊपर में दरख्वास्त लगाने के लिए आया हुआ था। तो घर से फिर कॉल आई कि मतलब आप जो है घर पहुँचो। जब घर गए तो पता चला कि यहाँ पे धमकी देकर गए कि कुछ भी अगर अक्लमंदी अच्छा, दिखाई। खुद ही कुछ लोग आए जी, वो मुंह personally। छुपाए हुए थे जी, या मुंह दिखा? 2 लोग थे बाइक के ऊपर में, दोनों हेलमेट, ब्लैक हेलमेट और मतलब पूरा ढके हुए थे क्योंकि ये सब इलाके के लड़के थे। मतलब हम लोगों को तो जानते थे, हम तो नहीं पहचान रहे कि वो हैं कौन क्या है। कह के गए उनको? वो कहे कि जो कहा गया है वो कर लो और बेहतर ही इसी में, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना और कोई भी अक्लमंदी दिखाई पुलिस के पास या मतलब दिगर ज़राए से जो भी, तो फिर इसके अंजाम अच्छे नहीं। वहाँ कोई कैमरा वैमरा लगा था जिससे नहीं, उनका बाइक का हमारी- नंबर नोट होता? नहीं, गलियों में हमारे कैमरे वगैरह पे हैं नहीं और मतलब कोई ऐसा वो है नहीं। 15 लाख आपसे डिमांड की जी। थी। फिर उसके बाद आप यहाँ आए, कोई नेगोशिएशन हुई थी कि हाँ, इतने नहीं इतने ले लो? मुसलसल तकरीबन 1 हफ्ते तक के नेगोशिएशन चलती रही। करते वो लाख रुपए के ऊपर में राज़ी हुए। अच्छा, 15 से 1 लाख पे आ जी गए। जी। तो फिर वो नागन चौरंगी पे सिद्दीक़ अकबर मस्जिद है, उस गली से अंदर यूपी की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पर एक हरी मस्जिद है गुम्बद वाली, बस उसी की गली के अंदर में फिर वहाँ पे उन्होंने रिसीविंग ली। मेरी बाइक के ही पॉकेट में पैसे रखवाए और बोला आप चले जाओ। आप चले जाओ, हमारा बंदा अंदर वज़ू खाने में, मतलब आप अगर कुछ भी अक्लमंदी करोगे अभी तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा। जाहिर सी बात है फिर वहाँ आपने पैसे? वो मैंने गाड़ी के पॉकेट में रख दिए, फिर वो वहाँ से रिसीव सही। करके तो आप तो लेकिन थाने आ चुके थे, यहाँ बता दिया था, फिर पैसे क्यों दिए आपने? वो बहुत ज़्यादा थ्रेट कर रहे थे ना, और उस टाइम में मतलब ये इस तरह का था कि पुलिस हर तरीके से लगी हुई थी, कोशिश में ये पूरे लगे हुए थे क्योंकि लेकिन उनका वो ये मामला था कि जहाँ से वो कॉल करते थे वहाँ से वो सिम को बंद कर देते थे। जब मतलब वहाँ नए नंबर से? हाँ नहीं, नंबर वही होता था लेकिन ये घूम रहे होता ट्रैक नहीं होता था। ट्रैक इसलिए नहीं होता कि जहाँ से नंबर ऑन होता है वहाँ की लोकेशन तो अच्छा, आ जब गई। आपने 1 लाख दे दिए तो उसके बाद आप भी मुतमईन वैसे हो गए थे कि भाई अब ये? नहीं, मैं मुतमईन तो उस हवाले से तो मुतमईन हो गया था, लेकिन मतलब थाने के अंदर में आना जाना और ये सारी चीज़ों में कंटिन्यू साथ में करता रहा। रहा। हाँ बिल्कुल। तो अब ये मुल्ज़मान पकड़े गए, इस तरह के मुल्ज़मान को आप क्या समझते हैं कि ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए? एक तो वैसे ही इंसान का कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। इनको तो सजाए मौत होनी चाहिए, इसके अलावा इनका कोई वो दूसरा हल है ही नहीं। जब तक आपने पैसे नहीं दिए थे, वो जो दिन थे वो कितने पैनिक के थे? बहुत पैनिक थे, इवन कि मेरा मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, मतलब ना नींद थी ना कुछ था, परेशान, बिल्कुल परेशान के। अब ये पकड़े गए हैं, वही आवाज़ है, वही सब कुछ है। और अब जब पकड़े गए तो आपने आइडेंटिफाई किया कि यहीं आपके आसपास रहते हैं, जानते हैं, कभी दुआ सलाम हुई थी? हाँ, ये बातचीत? सारे इलाके के लोग हैं और बहुत सारे इसके अंदर में जो हिडन है अभी, बाकी पुलिस तो अपना काम कर रही है। एक और शख्स मुतासरा हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम इमरान है। इमरान, क्या करते हैं आप? मेरी परचून की दुकान है रही समरी मार्केट में। मुझे भी इसी तरह इनकी तरफ फ़ोन आया और फ़ोन में धमकियाँ दी गई कि वो शाहिद को हमने गोली मार दी, अगर आपने पैसे नहीं दिए 10 लाख रुपए तो फिर आपका अंजाम देख लीजिए। नहीं, अच्छा, शायद कोई शख्स था जो कि मेडिकल स्टोर? शायद मेडिकल स्टोर वाले हैं जो हमारे सामने हैं। और उनके साथ वैसे क्या हुआ था? कोई डकैती मज़ाहमत पे उन्हें मारा गया था या क्या हुआ था? वो घर जा रहे थे तो उनको गोली मार दी गई थी गेट पे। और नहीं पता चल सका था किसने मारी, क्यों मारी, क्या हुआ? ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया था लेकिन डकैती मज़ाहमत लगे। मुझे जब कॉल आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये हमने 10 लाख मांगा तो उसने मुझे नहीं दिया, तो इसलिए हमने मार दिया। उससे हमने उसके भाई को गोली मार दिया है। उसने अपने भाई के इलाज में 8 लाख रुपए दिया और फिर हमें भी 10 लाख रुपए, 15 लाख हमें भी दिया। तो आपने उनको बोला नहीं मैं गरीब आदमी हूँ, या मैं क्यों दूँ तुम्हें? मैं बहुत बोला उनसे, बहुत बात की। वो इंसान थोड़ी होते हैं, आपको तो पता है। डरावा क्या देते थे? बीवी बच्चों मसला का, है यहाँ फैमिली बीवी का? बच्चों का, फैमिली का, तुम यहाँ सब रहते पता था हो। उन्हें? जी तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारी दुकान यहाँ है, तुम्हारी भाई की दुकान यहाँ है, तुम्हारे भांजे की दुकान यहाँ है और तुम इस टाइम घर से निकलते हो, सब चीज़ें उनके पास थी। मसला है कि हमें तो ट्रेनिंग हासिल है नहीं कि हम कैसे फेस करें। रात को नींद आ जाती थी? बहुत मुश्किल है, आपको पता है कि रात को कैसे नींद आएगी। अब बच्चे हैं मेरे। उस दौरान बच्चों को स्कूल भेज रहे थे आप? बिल्कुल, स्कूल भेजना बंद कर दिया था। मैं कैसे भेजूँगा स्कूल उनको जान का खतरा था। खुद जा रहे थे आप दुकान पर? मैं दुकान जा रहा था, मेरी तो मजबूरी थी। मैं तो रोज़ी रोटी बच्चों के लिए करूँगा, अगर दुकान नहीं जाऊँगा तो मेरी रोज़ी रोटी क्या होगी। अब जान पर खतरा लेके भी कारोबार करना था हमें। तो आखिर में वो कितने पैसों पे माने? बड़ा रिक्वेस्ट करके उन्होंने 4 लाख रुपये मांगा। और वो 4 लाख आपने उनको दिए? हाँ, तो वो देने का क्या तरीकेकार था? पहले उन्होंने हैदरी बुलाया, हैदरी से फिर
एक और आगे वाले वो उसमें चौरंगी भी बुलाया, फिर उससे और उन्होंने ये सब फ़ोन पे बात कर रहे थे आपसे? मुसलसल फ़ोन पे बात, स्टॉप बाय स्टॉप रोकते रोकते मस्जिदाबाद तक बुलाया। मदीनी मस्जिद के गेट मुझे अपोजिट खड़ा कर दिया, बोले बाइक वहाँ खड़ी कर दो, और फिर मुझे जो है बोलो पैदल आओ। दूसरे वाले गेट पे पैदल बुलाया तो एक खातून आई, उनके बाद इनको दे दो, एक खातून को मैंने दे दिया। तो उन खातून का चेहरा आपने देखा? चेहरा नहीं देख सकते। कानूनी फिर आपने क्या? एसएचओ साहब असलम साहब ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ, और इन्होंने बहुत मेहनत की। फिर मुसलमान को पकड़ने के बाद हमने एफआईआर अपने कटवाया, और जो हमारे साथ मसला हुआ है वो उनसे बयान किया, जिसे एसएचओ साहब ने हमारा एफआईआर काटा। आप ये देखें, इनको ना शर्म आती है, शर्म तो होती ही नहीं है ना। मस्जिदों के बाहर बुलाकर ये लोगों से लेते हैं, उनसे भी सेम इसी तरीके से किया। और इनके बारे में इनको शक था कि कोई इनके साथ ना, क्योंकि रकम थोड़ी बड़ी थी, तो पहले एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, इस तरीके से इनको घुमाते रहे। और भी मुतासरा लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तनवीर नाम। क्या काम करते हैं हम? मेरी शॉप है। क्या हुआ था आपके साथ? कोई मतलब पर्ची घर के बाहर रख के गए थे? नहीं, मुझे फ़ोन कॉल आई थी, एक ही कॉल आई है मेरे पास, और मैंने तो बिल्कुल क्लियर कट जवाब दे दिया। मैंने कहा मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, जो कर सकते हो कर लो, मैं तो पैसे नहीं दूंगा। मैंने उसी दिन आकर जो है यहाँ पे एप्लीकेशन लगा दी थाने में। तो उन्होंने भी आपको पूरी हिस्ट्री बताई कि ये हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और ये है और इस तरह है, फला स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने बोला आप जो मर्जी कर लो, मैं भी तैयार हूँ। मैं क्योंकि तंग आ चुका हूँ ना, मैं नहीं दे सकता किसी से। तंग आ चुका हूँ मतलब आप सुनते थे अपने रिश्तेदारों का, जी, या आपके साथ हुआ था? औरंगी के अंदर तो काफ़ी इस तरह के मामलात रहते हैं, लेकिन अभी काफ़ी दिनों के बाद ये तकरीबन तो कुछ सालों के बाद ये शुरू होगा? चंद 4-5 साल के बाद जो है ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ था। तो खैर मैंने आप तो ये समझते थे कि अगर इनको पैसे दिए तो ये दोबारा भी तंग दोबारा करेंगे? बिल्कुल ये ऑब्वियसली ये तंग करते हैं, बिल्कुल तो बस लाज़िम। अब जो होगा सो होगा, देखा जी, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, कारोबारी हालात ऐसे नहीं है कि हर किसी को बंदा पैसा दे। इस वक्त गुजारा मुश्किल है, अपना गुजारा इस वक्त मुश्किल है। अपना गुजारा मुश्किल है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि हम अपने बच्चों के पेट काट के किसी को पैसे दें। सही, लेकिन ये एक डर possible खौफ तो जहन में होगा ना? बिल्कुल डर खौफ था, रातों को नींद नहीं आती थी, बच्चों को स्कूल लेकर जाना। मैं खुद अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्टल के साथ जाता था, जो अपने से हो सकता था वो आस-पास का हर मैंने बंदा मशकूक लगता था। ना सिर्फ आपने उसको मना किया, शटअप कॉल दी, आप थाने भी आए और आपने मैंने बिल्कुल यहाँ एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दी, और भी बहुत सारे जगहों पर एप्लीकेशन दी। सही। फिर आपस उसके में ऊपर जो आप बहुत लोगों की अच्छी कम्युनिटी होती होगी, जिस तरह हर बाजार में, हर मार्केट में होती है, आपने आपस में डिस्कशन किया होगा, तो बहुत से लोगों ने बताया होगा हमें भी आया, इस मुझे तरह हुआ। इस बात का तो मुझे पहले से इल्म था, और मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि ये चल रहा है सिलसिला इलाके में मुसलसल 1-1.5 आपने वो महीने से। नंबर अपना बंद करके कोई दूसरा नंबर लिया? नहीं, या क्या मैंने किया? नंबर भी नहीं बंद किया, नंबर भी ऑन है। उसी नंबर में मैंने बिल्कुल क्लियर कट मैंने बोला मैं किसी में कोई पैसा नहीं दे तो सकता। जितने भी लोग पकड़े गए इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो बिल्कुल। आप क्या समझते हैं ये लोग पकड़े जाते हैं फिर छूट जाते हैं? ये बहुत आसानी से ये लोग छूट जाते हैं। लोग मतलब ये गवाहियाँ नहीं देते हैं, डर जाते हैं। इसकी वजह से इनको शय मिलती है। ये लोग इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है अगर इलाके में अमन चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ अंजुमन ताजरान दाता बाज़ार या मार्केट कमेटी के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम सलाम। है आपका? तारिक मोहम्मद खान नाम है। लोग आते थे आपके पास ये शिकायतें लेकर के, आज फलाने ताजिर को कॉल आ गई, आज फलाने दुकानदार को आ गई, आज फलाने कारोबारी शख्स को कॉल आ गई, क्या होता था? जिसके बाद भी भत्ते की रकम आती थी वो मुझसे कांटेक्ट करता था कि तारिक भाई ये मसला है, ये सिलसिला है। तो उसके बाद हम पहली फुर्सत में जो है ना मुतल्लका एसएचओ साहब है, ख़ास तौर पर असलम खान थे, इनको मैं लेके आता था, रेंजर्स के पास गया। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने डर के मारे पैसे दे हाँ, दिए? कुछ ऐसे हैं दुकानदार की जो डर के मारे। तो वो आपकी हमारे पास मुशावरत से दिए या? नहीं, वो हमारे पास आए नहीं, टोटली नहीं आए, लेकिन हमें बवसूख ज़राए से मालूम हुआ कि फला ने भी दे दिया है। क्या इस तरह से डरा देते थे, इस तरह से करते थे कि लोग मजबूर हो जाते थे? हाँ, असल में अब एक शख्स को गोलियां दी, फ़ोन करके कह रहा है कि तुम्हारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, इस वक्त जाते हैं, तुम इस वक्त बैठे। यानी उनकी नेटवर्क इतना ख़तरनाक था कि वो शख्स जो दुकानदार बैठा हुआ है उसको ये कहा जाता था कि तुम इस वक्त बैठे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई आया है, तुमसे मिला और गया है, और उसकी गाड़ी के नंबर ये है और ये, यानी इतना मुसद्दक़ा रिपोर्ट था कि वो दुकानदार डर जाता था। अच्छा, ये जो लोग पकड़े गए जी हैं जी। इनको जानते हैं आप? मोहल्ले के हैं, इलाके के हैं? एक तो मोहल्ले का है जिसका मतलब कि इनकाउंटर हुआ है शायद मेरे ख्याल से, तो वो तो मोहल्ले का था, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी पहले भी वो कई मर्डर केस। कभी शक गया था उसके ऊपर? नहीं, शक तो हम पे नहीं किए थे कि बहुत सी ऐसी टीमें काम कर रही हैं, लेकिन जब हमें पता चला कि मोहल्ले का है तो बहुत परेशानी हुई कि अपने इलाके के अंदर लोग इस तरीके से हैं। सही। अब आप ये समझते हैं एक कार्रवाई हुई है जिसमें इस गैंग को बस्ट किया गया, अरेस्ट हुए मुसलमान, कुछ पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। तो जब इस तरह से कार्रवाई होती है तो ऐसे जो मुजरिमान होते हैं या जो मुजरिमाना जहनियत के हामिल लोग होते हैं उन पर डरो खौफ बैठता है, और आप लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ का सा एहसास होता है? डर भी होता है और हमें भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि हमारे जो प्रोसीजर है ना, इसमें थोड़ी सी मतलब कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, ख़ास तौर पे जो
ताजिर बिरादरी जिन लोगों ने FIR कटवाया है, उनको अभी भी कोई ना कोई डर तो होगा। उन्हें डर नहीं है। असल में ये प्रोसीजर ऐसा होता है ना कि इसमें वो बहुत मतलब कि ये किया जाता है तो आसान प्रोसीजर बनाया जाए कि ताकि दूसरे दुकानदार भी ना FIR कटवाने में कोई डरे नहीं। अभी भी 4 से 5 बंदे ऐसे हैं जिनको मैंने कहा हुआ कि भाई FIR कटाओ, लेकिन वो यही डरते हैं कि हमारे वालिदैन ने मना किया है, भाइयों ने मना किया है कि यार तुम फंस जाओगे, फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा, बड़ी परेशानी होगी। लेकिन आराम और सुकून के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे हाँ, कुछ नहीं होगा। तो कार्रवाई कैसे होगी? इलाके के लोग अपना कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवा रहे थे, कोई शख्स दुकानदार है अगर कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है उसने ही बंद कर, इतनी खौफ है रास्ते लोगों के पास। अच्छी जो बाइक है या कार है वो भी घर से नहीं निकाल लेते कि पता नहीं यार मुझे भी आ जाएगा पर्ची। इस कार्रवाई पे लोग बहुत खुश हैं, उनको इस खौफ से, अफरियत से निजात मिल गई कि कभी भी कोई भी इनके इलाके से अब कॉल करेगा और इनको ये कहेगा, और ये किस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक मुलज़िम मौजूद है और ये जो पूरा गैंग बस्ट किया गया था, इनमें से कुछ लोग जो है वो जेल जा चुके हैं, कुछ रिमांड पर हैं। अभी जो साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वैसे तो मैंने हमेशा जब भी किसी मुलज़िम से पूछा है ना, उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो यही कहता था पहली बार है या मैंने तो किया ही नहीं है, अपने मुंह से कोई मानता नहीं है। ये मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कैसर। कितने लोग अरेस्ट हुए थे आपके साथ? 4 लोग। नाम बताएं मुझे। काशिफ था, एक उसकी बेगम थी राइला, एक मैं था कैसर, एक ये बाहर लड़का बैठा हुआ शहजाद। एक शख्स मारा भी गया है। मैं उसको नहीं जानता था। मैं टोटल 7 लोगों का गैंग था ये। आपको इंस्ट्रक्शन कौन देता था? काशिफ भाई। क्या कहते थे वो? बस ड्राइवरी के लिए, बाइक वगैरह चलाने के लिए बोलते। यानी कि जब आप पैसे लेने जाते थे तो बाइक पे जाते थे? जी। डर नहीं लगता था कि कभी पकड़े जाएंगे तो फिर क्या होगा? कितने पैसे देते थे वो आपको? उसका नशे पानी के पैसे में। कौन सा नशा करते हैं आप? मैडम चरस पीता हूँ राइस। दिन में कितने की चरस पी लेते हैं आप? ये कोई मैक्सिमम मैडम 400-500 का नशा है। यानी कि 15,000 तो आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए सिर्फ अपने नशे के लिए। बाकी और घर में कौन कौन है? घर में वालिदा हैं, 3 बच्चे हैं, बेगम। घर किराए का है या अपना घर है? अपना घर है। बच्चे स्कूलों में पढ़ते होंगे? जी माँ। अच्छी फीसें भी होती होंगी ना जी उनकी? माँ। कितनी फीस जाती है? तकरीबन मिला जुला के कोई 7-8 हज़ार। आपका अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं मैडम हौजरी का कारीगर हूँ, ओवरलॉक ऑपरेटर। अभी बैंक पे फैक्ट्री है, वहाँ काम करता हूँ। सही। अच्छा, ये जो इससे पैसे लेने हैं या उससे पैसे लेने हैं, ये तमाम चीज़ें सोचता कौन था? मास्टरमाइंड कौन था? यही है, काशिफ लोग हैं मैडम। सही है। ये जो तो इतना- प्लान बनाते थे आपको उस प्लान में शामिल करते थे या नहीं आपको मैडम, नहीं। पता होता था? नहीं मैडम। नहीं पता था। आप लोगों को कब पता चलता था? हम लोगों को तो मैडम दोस्ती यारी में ये लोग बस बाइक पे चलें, पीछे बेगम कोई अपनी बिठा देता था कि बाजी को ले जा फलानी जगह। फिर वो क्या करती थी? उतर के कहाँ जाती थी? वल्लाह आलम वो बोलती थी यहाँ खड़ी हो, मैं आ रही हूँ। नॉर्मली कौन कौन सी जगहें होती थी? हैदरी ले गए एक दफ़ा नागन की साइड ले गए और एक दफ़ा बोर्ड ऑफिस से थोड़ा आगे। सही है। अच्छा, वो मोटरसाइकिल से उतर के चली जाती थी या आप उनके साथ जाते? नहीं, साथ नहीं मैडम, मैं खड़ा रहता था गाड़ी के पास। कितनी देर के लिए जाती थी वो? 15 मिनट, 20 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 10 मिनट। वापसी आती थी, क्या बात करती थी? कोई बात नहीं मैडम, मैं उतार के उनकी गाड़ी दे के मैं बस चला। सही। आपको चाय पाने के लिए क्या मिलता था? हम कभी 2000, कभी 3000। बस 2000-3000? ये तो भाई वो कोई भी जो है वो ऐप के थ्रू करवा लेती। आप ही क्यों? आप काशिफ को कब से जानते हैं? महीना 2 महीने। काशिफ क्या करता था? मुझे तो इलम भी नहीं था मैडम, ये तो अभी गिरफ्तारी के बाद इलम हुआ ये सब। गिरफ्तारी के बाद आप पे इंकशाफात हुए ना? चले मुझे वही बता दें, क्या क्या इंकशाफात हुए? यही इंकशाफात हुए मैडम के भत्ते की पर्चियाँ देते थे, भत्ते की धमकियाँ देते थे, रकम वसूली करते थे। उनका रहन सहन कैसा था? नहीं देखा मैडम, मैंने घर तक नहीं देखा उन्हें। वो बुरखे में होती थी, बगैर बुरखे की होती नकाब में होती थी। थी? कभी आपने उनको देखा था वैसे बगैर नकाब? नहीं। तो आपने सोचा नहीं कि एक औरत जो नकाब करती है, जिसको मैंने कभी बगैर नकाब के देखा नहीं, वो एक गैर महरम मर्द के साथ बैठ के क्यों जा रही है? मैडम हम सच्चे लोग हैं, हमने बाजी बोला था उन्हें, कभी ऐसी नज़र यूँ उठी नहीं हमारी। तो ये पिक एंड ड्रॉप सर्विस आप स्पेशली काशिफ की बीवी राहिला को ही देते थे या और भी लोगों को? नहीं, सिर्फ राहिला के साथ काशिफ भाई बोलता था तो मैं गया हूँ 1-2 दफ़ा। नाज़रीन, ये वो सहूलतकार थे जो या तो भत्ते की पर्ची ड्रॉप करने जब जाना होता था या फिर भत्ता वसूली के लिए जब जाना होता था तो ये साथ में जाते थे। इस गैंग के और भी मुल्ज़मान मौजूद हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं। क्या नाम है आपका? शहजाद। क्या करते थे आप? काशिफ भाई की जो वाइफ है ना राहिला, वो उनको मैं लेके जाता था। 2 ड्राइवर रखे हुए थे उन्होंने लाने ले जाने के लिए। काम बड़े जोरों पे था, पीक पे था उनका काम, है ना? ये तो नहीं पता, मैं लेके जाता था, वो जहाँ मुझे बोलती थी ले जाना है मैं ले तो आपने काशिफ भाई को बोला नहीं आप अपनी बेगम को खुद लेके जाएं? मैं कभी नहीं बोला।
छोड़ के आ जाते थे या वापस भी लेने जाते थे या वहीं खड़े इंतजार करते थे? इंतज़ार करते थे। ठीक है, फिर वो आती थी, फिर उनको वो मैं वापसी ले आता था। कितने पैसे देते थे वो लोग आपको? खर्चा पानी दे देते। कितना खर्चा पानी? 20-25 हज़ार रुपये दे दिए, जैसे महीना 15-20 दिन में। 20-25 हज़ार में तो उनको एक पूरे महीने का ड्राइवर मिल जाए। ये आपको लेके जाते हैं, लेके आते हैं, डेफिनेटली आप उनके साथ शामिल थे ना? बस मेरा काम था ले जाना, शामिल क्या, मुझे कुछ पता नहीं। मतलब मैं लेके जाता, मुझे इल्म नहीं क्या है आगे। तो कोई आपको 20-25 हज़ार रुपये ऐसे क्यों देगा? कौन सी गाड़ी में लेके जाते थे? मोटरसाइकिल में। जब आप सोचें मोटरसाइकिल पे एक शख्स लाने ले जाने का काम करे, और काम देखें इनका कितना पीक पे था कि एक और शख्स है जो लाने ले जाने का काम करता था, उन्होंने कहा चलो सहूलतकारी वाला काम हम कर लेते हैं तो शायद हम थोड़ा सेफ हो जाएंगे। ये पूरा ये गैंग है, ये सब मिलकर ये काम करते थे। और एक खातून पैसे लेने जाती थी ताकि सामने वाले पे एक डिफरेंट जो है वो इम्प्रेशन पड़े। वापस आती थी घबराई भी होती थी? नहीं, कभी ऐसा मैंने मतलब कोई बैग लेके जाती थी साथ में? बैग भी नहीं देखा। सही है भाई, इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। होता है कि जब मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं ना तो वो एक की गलती दूसरे के सर, दूसरे की गलती उसके सर, असल में फ़ायदा सबको मिल रहा था। ये इजी मनी का चस्का था। इनको पता था कि ना कोई एफर्ट करना पड़ रहा है, ना कोई मेहनत करनी पड़ रही है, सुकून से घर बैठे 20-25 हज़ार रुपये एक बंदे को ये चूना लगाते थे और उसके बाद इनको मिल जाया करता था। तो ये इसलिए उनके सहूलतकार बने हुए थे। ये पूरा 7 लोगों का गैंग था जो कि पुलिस ने बस्ट किया, जिसमें एक शख्स अपनी जान से गया। एक शख्स पे ऑलरेडी जो है वो मुकदमात दर्ज हैं और उसकी शनाख्त परेड के लिए उसको जौहराबाद थाने भेजा हुआ है। 2 मुल्ज़मान जेल कस्टडी हो गए। इस वक्त हमारे साथ SHO इकबाल मार्केट थाना मोहम्मद असलम खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा असलम साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो मुल्ज़मान हैं जिसमें शहजाद है और कैसर है, ये कह रहा है कि मैं जो हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ छोड़ने और ले जाने का काम करता था राहिला को। तो बेसिकली ये किस तरह से आपके पास रिपोर्ट हुआ, किस तरीके से जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई और इन्हें किस तरीके से अरेस्ट किया गया? 2 महीने पहले इन्होंने सबसे पहले यहाँ के एक दुकानदार हैं इमरान, परचून स्टोर है उनका, उनको इन्होंने कॉल की थी और भत्ते की पर्ची वो दी थी, उसमें साथ एक बुलेट था। और उसके बाद उन्हें कॉल की थी कि आप हमें पेमेंट करें और धमकियाँ दी थी। उसके बाद सेकंड इन्होंने एक शहज़ादा कॉन्फेक्शनरी है उनको कॉल की थी और उनको ये एक्सटॉर्शन की पर्ची दी थी। तो ये हमारे पास आए थे, इन्होंने रिपोर्ट की थी और वहाँ से हमने इस पे काम शुरू किया था। आपको ये पता था कि भत्ते की रकम ये अदा भी कर चुके हैं? ये इनिशियली स्टेज थी। उस वक्त जब इनको ये भत्ते की कॉलें आई थी और पर्चियाँ मिली थी, मीनवाइल ये इन्होंने फिर पेमेंट की है, इसका हमें इन्होंने नहीं बताया। ये जो आपने बताया कि पहले इमरान को आई फिर एक और साहब को आई, तो ये सेम नंबर था? 5 से 6 विक्टिम्स थे, तो उनको ये सेम नंबर से कॉल्स आई हैं। और अब उस सिम का अगर डाटा निकलवाया जाए तो? उसका डेटा हमने निकलवाया, तो डेटा एक शख्स था अरशद, उसके नाम पर सिम थी। उसमें जो कॉन्टैक्ट्स थे उस पर हमने काम किया कि किस किस से कॉन्टैक्ट्स में भी कॉन्टैक्ट्स। टेक्निकली इसमें हमने काफ़ी वर्क किया और हमारे साथ टेक्निकली हमारे साथ हमें बड़ा सपोर्ट किया CPLC की टीम ने। इसके अलावा हमारे DIG ऑफिस की वार रूम की टीम ने और हमारे SSP ऑफिस से हमारी IT की टीम ने और CDR ब्रांच ने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया, टेक्निकली उन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिग आउट की जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों को कामयाबी हासिल हुई। सही है। तो फिर कोई मुकाबला हुआ था, इनसे क्या हुआ था? शुरू में ये था कि जब हमने उस पर काम किया तो उसमें हमारे पास कॉन्टैक्ट्स आए, तो उसके थ्रू हम उस तक पहुँचे जो वो ये सिम यूज़ कर रहा था और कीपैड मोबाइल था। वो 6 अगस्त को वो स्नैच हुआ था और ये भत्ते की जो कॉलें शुरू हुई हैं 12 अगस्त से ऑनवर्ड ये शुरू हुई हैं। तो ये इन्होंने ख़ास एक प्लान करके, पूरा गैंग था, इन्होंने प्लान करके पहले स्नैचिंग की, स्नैच मोबाइल फ़ोन, कीपैड और उसकी जो सिम है वो यूज़ की। वो जो सिम थी वो जो जिसके नाम पर थी वो जो यूज़ कर रहा था वो उसका कज़न था। तो उसने बाद में उसको बंद करवाया। उस सिम के बंद होने के बाद इन्होंने एक दूसरी सिम 03300 वाली इन्होंने उसमें इस्तेमाल की। फिर भत्ते की कॉल है, बाकी विक्टिम्स को दूसरे नंबर से शुरू कर दी। फिर उसका हमने डेटा निकाला। जब हमारे पास ये विक्टिम्स आए तो उसका डेटा निकाला तो उसका पता चला कि वो सिम एक शख्स है हाशिर अहमद, उसके नाम पर है, लेकिन वो इंतकाल कर चुका है। तो बहरहाल इसमें हम काम करते रहे। जो ये सिम हमारे पास आई, इसका डेटा हमने निकाला तो ये मोहम्मद अमीन नामी शख्स के नाम पर थी।
फिर उसमें हमने मज़ीद इंटेलिजेंस वर्क किया तो पता चला कि मोहम्मद अमीन और उसका एक बेटा था शहजाद, जो उसके साथ रहता था एक ही कमरे में, ये सिम अक्सर इसका मोबाइल फ़ोन और वो सिम वो यूज़ करते थे। तो उसको हमने पकड़ा, तो वहाँ से हमें वही सिम 0340 वाली, वही आईएमई, वही मोबाइल फ़ोन वो हमने रिकवर किया और गिरफ़्तारी अमल में लाई। फिर ये चीज़ें बाद में ये हमें हमारे सामने आई। तो शहजाद को पता था कि ये लोग इस तरह से करते हैं? डेफिनेटली ये तो इनके स्टेक होल्डर्स थे जो इनको ये यूज़ करते थे। कॉल्स जितनी भी करता था वो काशिफ करता था, जिसका जो राहिला का शौहर है वही कॉल्स करता था। इसमें जो मेन जो इसमें एक्यूज़ड है, जो सरगना था, उसके बारे में हमें पता चला कि उसका नाम वो सलीम गुड्डू के नाम से है, जिसका हमने मज़ीद जब मालूमात की तो पता चला कि इसकी दूसरी एक उर्फियत है सलीम मैकेनिक, और जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था और वो उससे कबल कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में और डकैती की वारदातों में बंद भी हो चुका है, जेल जा चुका है। उसका असल नाम शाहनवाज़ है, वल्दियत उसकी इम्तियाज़ अली है। तो इन्होंने बताया कि मेन हमारा जो सरगना है वो सलीम गुड्डू है। उसके बाद इसमें हम काम करते रहे और इनसे जो हमें काफ़ी मुफीद मालूमात हासिल हुई, जो मुलज़िमान हमने गिरफ़्तार किए थे उनकी मालूमात की बेसिस पर और अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क पर और टेक्निकल सपोर्ट की बिना पर हमने उसको गिरफ़्तारी के उसके जो हाइड आउट था उसका पता हमें चला हवा गोट में। वहाँ पर हम पुलिस पार्टी गई है उसको पकड़ने के लिए, तो उसने अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से जो मुलज़िम था, मेन जो सरगना था शाहनवाज़ उर्फ़ सलीम मैकेनिक उर्फ़ सलीम गुड्डू, वो शदीद ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया। ये लोगों से जो पैसा लेते थे वो उसी के पास जमा होता था, वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। जब वो मुलज़िमान काशिफ ने बताया कि हमने विक्टिम इमरान से 4 लाख रुपए लिए और अंजार आलम से 1 लाख रुपए लिया, शहज़ादा से कॉन्फेक्शनरी वाले से 1 लाख लिया, मोहम्मदी पकवान वाले से 1 लाख लिया, तो ये फिर उन्होंने वेरीफ़ाई किया ये चीज़ें जो उन्होंने बताई। फिर उन्होंने बाद में वेरीफ़ाई की। बाद में असल में इनका खौफ इतना ज़्यादा था। तो क्या ये इस तरह भी करते थे कि अगर कोई नहीं दे कि जान ले ली जाए? बिल्कुल, ये खौफ था लोगों की, अपनी जान का भी खौफ था। जो काशिफ है और उसकी जो बाकी टीम थी वो डकैती की वारदातों में उनके ख़िलाफ़ जोहराबाद में डकैती मज़ाहमत में उन्होंने एक शख्स को ज़ख्मी किया था। और फिर पुलिस मुकाबले में जो काशिफ है उसका एक साला है फैज़ान, वो भी शदीद ज़ख्मी हुआ था और हॉस्पिटलाइज था, उसके बाद उसका वो भी हलाक हो गया। राहिला थी, ये अपने शौहर के साथ मिलकर ये काम करती थी, ये शुरू से ही कर रही थी या बीच में इन्वॉल्व हो गई थी? बच्चे वगैरह थे इनके? जो राहिला है ये इनके साथ अटैच थी और जब पहला विक्टिम है इमरान, उससे जब ये इन्होंने एक्सटॉर्शन की मनी जब ली है तो ये कॉलर ये था इसका शौहर काशिफ और मोटरसाइकिल पर सलीम गुड्डू, वो और इसकी जो वाइफ है राहिला, वो ताकि इनको एक शेल्टर मिले, खातून को बिठा के ले जाते थे। तो उनको ये पहली मरतबा ये वहाँ लेकर गए मदनी मस्जिद के करीब अजीज़ाबाद के एरिया में। वो जो भत्ते की जो रकम थी 4 लाख रुपए इमरान ने इसको दिए थे। और इसके अलावा ये अंजार आलम से जब ये रिकवरी हो रही थी उस वक्त भी इस खातून साथ में थी। अच्छा, ये जो और खातून को बाकायदा हिस्सा जब इनसे इंटेरोगेट किया तो उन्होंने क्या बताया, कितना हिस्सा मिलता था और कब से काम करेंगे? खातून ने बताया कि जब जो 4 लाख रुपए की हमें जो इमरान से रिकवरी हुई थी उसमें मुझे 20,000 रुपये मुझे दिए गए थे और मेरे शोहर को बाकी जो रकम थी उसमें आधी रकम मेरे शोहर को और आधी जो मेन सरगना था सलीम गुड्डू उसको दिए थे। और ये जो शहजाद और कैसर थे इनको क्या मिलता था? इसको वो एकोमोडेट करता था जो मेन जो एक्यूज था। और महीने में ये कितनी वारदातें करते थे? पिछले 2 महीने से ये जो इन्होंने ये वारदातें शुरू की थी। उससे पहले ये डकैती की वारदातें बिल्कुल करते थे। अच्छा, अभी भी इस गैंग के कुछ मुलज़िमान मफरूर हैं? भत्ते के हवाले से मेन जो एक्यूज थे वो तो गिरफ़्तार हो चुके, मेन सरगना भी अपने कैफ़र किरदार तक पहुँच चुका है। इसके अलावा जो इनकी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थी उसमें इनके 3 साथी हैं, उसमें भी हम वर्किंग जारी रखे हुए हैं। उसमें अवैस उर्फ मिट्ठू, एक शरफुद्दीन उर्फ ज़ीशान और तीसरा एक और साथी, 3 साथी इनके रहते हैं जो जिनके लिए भी अभी
गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हैं? आवाम को मेरा यही मैसेज है कि इस तरह की कोई इंसिडेंट हो, जैसे इस केस में था, इसमें हमारे साथ विक्टिम्स ने पुलिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया और पुलिस को बिल्कुल इन चीज़ों से लाइल्म रखा। अगर वो पुलिस के साथ डे वन से पहला विक्टिम अगर कोऑपरेट करता और पुलिस को हर चीज़ के बारे में बताता तो इनकी बहुत पहले गिरफ्तारी हो चुकी होती। जब कोई आपके पास आता है और बताता है कि मुझे इस तरह से पर्ची आई है या कॉल आई है, क्या पुलिस की तरफ से ये भी ताउन किया जाता है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उन्हें सिक्योरिटी दी जाए? रईस अमरोही का एरिया है और चिश्ती नगर का, यहाँ जब ये इन पर्चियों का आने का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने वहाँ अपनी पेट्रोलिंग और अपनी डिप्लॉयमेंट और पिकेट, पुलिस की पिकेटिंग बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से ये है कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। नाज़रीन, इस वक्त हम SIU में मौजूद हैं। आपने सुना जिन लोगों ने शिकायत दर्ज की, जिन्होंने FIR का इंदराज कराया, उन्होंने क्या बताया कि किस तरीके से इन्हें डराया धमकाया जाता था। कुछ मुल्ज़मान जो है वो जेल कस्टडी हो गए, कुछ अभी भी उनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस हवाले से जो है वो DSP का क्या कहना है, SSP का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DSP SIU मोहम्मद वासिफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा वासिफ साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि भत्ताखोरी की जो वारदातें एक नहीं बेशुमार वारदातें हुई हैं जिनमें ये गैंग मुलव्वस था। क्योंकि हमारा काम भत्ते को देखते हैं, SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है हमारा ख़ास तौर पर भत्ते को हम डील करते हैं। तो कुछ काफ़ी दिनों से हमें शिकायत वहाँ पे एक बार मार्केट और औरंगी टाउन की तरफ से आ रही थी कि वहाँ पे एक गैंग है जो लोग दोनों को बड़ा हादसा किया हुआ था उसने, और बहुत थ्रेट थी लोगों को इस हवाले से, लोग बहुत परेशान थे। तो उसके बाद हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की टीम है उन्होंने भी उसमें एफर्ट कर रही थी, जो कि उनका अपना इलाका था। 4 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया वहाँ से। तो इस तरह करके हमारा पूरा गैंग बस्ट हो गया। बेसिकली इनका टारगेट कौन कौन लोग होते थे? मैंने अब तक इनको ऑब्जर्व किया, इनके टारगेट के आसपास के लोग थे ये, कि आसपास में जानने वालों को ये मतलब ये धमकियाँ दे रहे थे और अपने आसपास मोहल्लेदारों को, जो पड़ोसियों को, जो आसपास जो कारोबारी लोग थे उनको ही धमकियाँ देके उनसे भत्ते ले रहे थे। तो इमरान पकड़ा गया, उसकी रिहाइश वहीं औरंगी टाउन में ही थी? जी, इसकी मैं औरंगी टाउन में थी और ये इनका मेन इनका सपोर्टर था। ये हर मोबाइल फ़ोन ले आने के उसको पैसे मिलते थे। फिर उसके बाद उनके जो असला था, जो वेपन था, वो भी इमरान के पास ही रहता था। डराने धमकाने की टेक्निक्स सिमिलर होती थी या उनकी किसी कमजोरी का फायदा उठाया जाता था? इकबाल मार्केट का औरंगी टाउन का जो इलाका है, कुछ टुकड़ा ही उस टुकड़े में लोगों को करते थे। वहाँ पे एक मर्डर हो गया था डकैती के दौरान, ये उसी को ओन कर करके लोगों को उठाते थे। कितने से कितने पैसों तक की डिमांड करते थे और क्या बार्गेनिंग भी करते थे? ये 10 लाख शुरू होते थे, 20 हज़ार में खत्म हो जाते थे। ये काशी में बड़ा लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। शाखा का भी 1-2 केसों पहले बंद हुआ। ये बड़े अच्छे क्रिमिनल लोग हैं कभी। सही। और ये जो राहिला इनकी वाइफ है, इनका भी कोई क्रिमिनल? इसका रिकॉर्ड नहीं है। हमारे साथ SSP SIU शुएब हेमंत साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा ना डिफ़ाइन करें कि बेसिकली भत्ताखोरी क्या है, क्योंकि उमूमी तौर पे क्या होता है जब किसी को किडनैप कर लिया जाता है, उससे पैसे मांगे जाते हैं तो लोग इसको अगवा बराए तावान को भी जो है भत्ताखोरी में इंक्लूड कर देते हैं। तो बेसिकली भत्ता है क्या? भत्ता जो है वो हमारे पाकिस्तान पिनल कोड, जो हमारा कानून है जिसको हम ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान में ऑपरेट होता है, उसके तहत सेक्शन 383 में उसकी एक डेफिनेशन दी गई है। उसकी डेफिनेशन है कि आप किसी को कोई खौफ दिलाकर उससे कोई चीज़ वसूल करें, उसको एक्सटॉर्शन कहा जाता है। अब वो चीज़ आप अगर वॉलंटरली वसूल करते, अगर वो बंदा आप खौफ दिलाते हैं किसी बंदे को और वो आपको वो चीज़ दे देता है तो इट्स एक्सटॉर्शन, और अगर वो चीज़ आप उससे छीन के लेते दैट्स रॉबरी। फिर इसकी सज़ा का तयन आ जाता है 384, 385, 386। अगर आप सिंपली किसी को डरा के, सिंपल डर देकर कुछ चीज़ उससे लेते हैं तो वो 384 में आ जाता है। इसको सिंपल एक्सटॉर्शन कहते हैं। दूसरी होती है किसी को आप जान से मारने की धमकी देकर उससे कहें कि इतने पैसे दो वरना हम आपको जान से मार देंगे, उसकी सज़ा जो है वो सेक्शन 385 में आ जाती है। फिर जब आप प्रॉपर भत्ता कमिट कर लेते हो, यानी आपने भत्ते की रकम वसूल कर ली, एक्सटॉर्शन मनी आपने वसूल कर ली, दैट इज़ सेक्शन 386। तो हमारे पास कई ऐसे केसेस होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। अब एक होता है KFR, किडनैपिंग फॉर रैंसम। वो किडनैपिंग है जिसमें पैसे मांगे जा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो सेक्शन 364, 365 में डील होता है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है चीटिंग की। चीटिंग का एलिमेंट है कि आप किसी को ब्लैकमेल करके उससे कोई चीज़ लें, धमकी दिए बगैर ब्लैकमेल करके
किसी से फ्रॉड करके, चीट करके आप उससे कोई चीज़ वसूल करें तो वो चीटिंग में सेक्शन 420 में आ जाती है। तो टेक्निकली हमारा सेल जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट जब बना था वो इसलिए बना था, कराची में एक पर्ची सिस्टम आ गया था। अच्छा, जब इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं तो जब इसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो क्या पता चलता है कि वाकई अननोन लोग होते हैं या कोई जानने वाले होते हैं? 30-40% केसेस ऐसे होते हैं कि वो उनका जानने वाला होता है, वो उनको कोई बात बताता है कि जी मेरे पास कोई आपका राज पड़ा हुआ है या फला बंदे के पास आपका कोई सीक्रेट पड़ा हुआ है, तो मैं उसको रोक सकता हूँ आपका सीक्रेट रिवील करने से, तो आप इतने पैसे दे दें। दैट्स टेक्निकली चीटिंग, दैट्स नॉट एक्सटॉर्शन। यानी कोई भी आम शहरी अगर इस तरह की सूरत हाल का सामना करता है कि उसे डराया धमकाया जा रहा है तो वो पहले अपने मुतालिका थाने जाएगा, बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए FIR के बाद केस आपके पास आएगा। अच्छा, स्पेसिफिकली हम इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं जिसमें 5 लोग अरेस्ट हुए और एक शख्स अपनी जान से गया है। ये गैंग जो है ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ऑपरेट करता था और आप समझें कि बड़ा ही अग्रेसिव गैंग था ये। इस गैंग ने जो है जॉइंटली रॉबरी विथ मर्डर भी कमिट किए हैं और रॉबरी के साथ गन शॉट इंजरीज है वो भी इन्होंने कमिट की हैं। हमने ये जॉइंटली इसको इन्वेस्टिगेट किया, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ने और SIU ने। हमारे साथ CPLC की भी एक टीम लगी हुई थी। हम तीनों ने इसको जॉइंटली इन्वेस्टिगेट किया। फिर गिरफ्तारियों में 2 गिरफ्तारियां हमने की, 2 गिरफ्तारियां जो है वो थाना इकबाल मार्केट ने की। सही, आपस में कुछ रिश्तेदार भी हैं इसमें, क्योंकि एक मियाँ बीवी हैं और एक साला था। इनकी रिलेशनशिप तो है, लेकिन 2 बंदे इसमें ऐसे हैं जो रिलेटिव नहीं है। इनकी आपस में बाद में जो है उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। अच्छा, इनके गिर्द घेरा कैसे तंग किया गया? हमारे पास कुछ टेक्निकल सोर्सेज थे, CPLC वाले हमारे साथ थे, हमारा टेक्निकल विंग था, इन्होंने इनकी ट्रैकिंग की। आवाम को किस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर उनके साथ इस तरह का कुछ होता है तो वो कहाँ जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और बग़ैर डरे आवाज़ कैसे बुलंद कर सकते हैं? पूरे पाकिस्तान में ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट की भी है, हम एज पुलिस एज इंस्टीट्यूशन की भी है कि देयर इज़ फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि लोग FIR रजिस्टर नहीं करवाते। अच्छा, उन्हें डरा भी तो दिया जाता है ना कि अगर पुलिस के पास गए तो फिर जान से मार दूंगा या इस तरह कर दूंगा। पर्सनली भी प्रोटेक्शन देते हैं, उसके घर वगैरह की पुलिस उसको मॉनिटर भी कर रही होती है। नंबर 2, इसमें उन लोगों को भी एक हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी मूवमेंट्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्ट करें कुछ टाइम के लिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि भत्ताखोरी की जो दफ़ात हैं ये सही हैं? क्या ये बेलेबल हैं? क्या इस पे लोग ज़मानत पे रिहा हो जाते हैं? जिस तरीके से हम इस गैंग का देखते हैं कि इनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद ये दोबारा से जो है वो अपनी उसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। देखिए, कुछ सेक्शंस ऐसे हमारे लॉ में जो बेलेबल हैं, कुछ नॉन बेलेबल हैं। बेलेबल सेक्शन है, आप किसी से भत्ता मांग रहे हैं बगैर उसको डर, यानी उसको कोई लाइफ थ्रेट दिए बगैर अगर भत्ता मांग रहे हैं, वो बेलेबल सेक्शन है, बेल आउट हो जाता है बंदा इमीडिएटली। कुछ सेक्शंस नॉन बेलेबल होते हैं, लेकिन हम देखते हैं मर्डर जैसे है या भत्ता मांगते हुए अगर कोई किसी का मर्डर करे, रॉबरी विथ मर्डर है, उसमें बेल फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, कोर्ट्स बेल आउट कर देती हैं। उसमें हो सकता है कुछ हमारा भी रोल हो, कुछ प्रोसिक्यूशन का भी रोल हो, लेकिन वो क्योंकि बेल आउट कोर्ट से होते हैं तो इसमें पुलिस को चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम जो है वो एविडेंस इस तरीके का प्रेजेंट करें कि वो बेल आउट ना हो आसानी से। मुद्दई का भी रोल है कि वो अपने केस से बैकआउट न करे, क्योंकि कई मरतबा हमने देखा है कि कंप्लेनेंट कोर्ट्स के चक्रों की वजह से या पुलिस के चक्रों की वजह से वो बैकआउट कर देते हैं या सुलह सफाई कर लेते हैं। SIU की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमें जब से ये रॉबरी विथ मर्डर केसेस की इन्वेस्टिगेशन दी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें 36 अक्यूज़्ड को गिरफ़्तार किया है। मार्च से लेके अब तक एक भी बंदा बेल आउट नहीं हुआ। बात करें कि इसकी शरह में इजाफा हुआ इस तरह के केसेस की या ये कम हुए हैं? जब से ये सेल बना है इनकी तादाद कम हुई है ऑब्वियसली, लेकिन अब आप देखें मेरे पास फिगर्स हैं कि 1 जनवरी से लेके आज दिन तक वी हैव 98 केसेस ऑफ एक्सटॉर्शन, लेकिन उसमें से 30 केसेस ऐसे हैं जो हमने रिटर्न बैक किए जो एक्सटॉर्शन नहीं थी। आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हैं? पब्लिक को ये मैसेज है कि अगर आपको ऐसा कोई थ्रेट आता है, कोई कॉल्स आती हैं, कोई आपसे डिमांड करता है भत्ते की, तो आप पुलिस को ज़रूर रिपोर्ट करें। हम इंशाल्लाह उसको ट्रेस करें, क्योंकि आप रिपोर्ट नहीं करेंगे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप डाल रहे हैं सोसाइटी पे। आप उनको भत्ता पे करेंगे, वो
इनकरेज होकर दूसरे लोगों से एक्सटॉर्शन तलब करेंगे, और जब वो गिरफ्तार होंगे, आपने अपना केस रजिस्टर नहीं कराया होगा तो उसको तो उस केस में सज़ा ही नहीं होगी। अब हो सकता है इन लोगों ने 3 केसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, ऐसे हो और सकता है कि इन्होंने 10 लोगों से कमिट किया हो, लेकिन उनमें 7 बंदे जो हैं डर वो के। उन्होंने तो रिपोर्ट ही नहीं किया, तो उन केसेस में कैसे उनको सज़ा होगी? अगर हम उनको गिरफ्तार भी करते, जब कंप्लेनेंट ही नहीं है तो पुलिस कैसे उनको उन केसेस में चालान करेगी जब FIR ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं है? तो लोगों को चाहिए कि वो बगैर डरे, हम उनको जो जायज़ प्रोटेक्शन है वो भी देंगे, और ये एक तरफ से कम्युनिटी सर्विस है अगर लोग जो है इसको रिपोर्ट करते हैं। कारोबारी हजरात जो पहले ही बेशुमार मुश्किलात का शिकार हैं, ऐसे में भत्ताखोरों के मुतालबात पूरे करना उनके लिए किसी आजमाइश से कम नहीं। लेकिन इस खतरनाक गैंग की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि मुजरिम चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने बुरे अमाल का नतीजा भुगतना ही पड़ता है। दूसरों के माल पर बुरी नजर रखने वाले एक दिन खुद अपने ही बनाए गए जाल में फंस जाते हैं और अपने किए की सख्त सजा पाते हैं। नाज़रीन, भत्ताखोरी एक ऐसा जुर्म है जो हमारी माशरती जिंदगी में फितना पैदा करता है। अगर खुदा न खास्ता आपको कभी इस किस्म के हालात का सामना हो तो फौरन पुलिस को इत्तला करें। हमें मिलकर इस घिनौने जुर्म के खिलाफ लड़ना होगा। आपका तहफ़्फ़ुज़ आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।